अस्सलामुअलैकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीपीयू। व्हाट इज सीपीयू? ब्रीफली डिस्क्राइब। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस यूनिट नंबर 5 का। कल भी हमने इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस की थी कि सीपीयू के जो दो पार्ट्स हैं उनकी वर्किंग क्या होती है हमारे पास। अब यहाँ से अगर हम फर्स्टली डिस्क्राइब करना चाहें सीपीयू को पढ़ने से पहले आपको कल वाला जो लेक्चर है उसकी अच्छी नो होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एएलयू और एक होता है कंट्रोल यूनिट। एएलयू क्या काम करता है और कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, इसी के अकॉर्डिंगली, उसी ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंगली, ठीक है, हमने ये चीज़ देखी थी कि सीपीयू क्या करता है कि मेन मेमोरी से डाटा लेता है। हमने जो भी चीज़ एग्जीक्यूट करनी होती है वो हमारा सीपीयू क्या करता है, एक सिग्नल पास करता है एड्रेस पास के ज़रिए, और वो सिग्नल जाता है रैम के पास, और फिर रैम से डाटा रीड होकर किस में आता है, सीपीयू में। ठीक है, और जैसे ही डाटा रैम से सीपीयू में आएगा वो ऑपरेशन कौन सा होता है, रीड का। और जैसे ही सीपीयू अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है, डाटा अगेन वापस किस में चला जाता है, रैम में। उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, राइट ऑपरेशन। अब यहाँ पे फर्स्टली अगर मैं आपको ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं पढ़ा तो काइंडली पहले आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा, देन आपको समझने में ये क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। अब सीपीयू के बारे में हम पढ़ना चाहें तो सीपीयू होता है हमारे पास स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका जस्ट कंप्यूटर में काम क्या होता है, प्रोसेसिंग करना। मतलब हमारे पास तीन फेजेस होते हैं। ठीक है, हम कंप्यूटर को जो भी इनपुट देते हैं, ठीक है, पहला फेज क्या होता है, इनपुट। सेकंड उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके ऊपर, उस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग कौन करता है, कंप्यूटर का कौन सा पार्ट, सीपीयू। ठीक है, जैसे ही वो प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेता है हमें क्या मिल जाती है, इसकी आउटपुट। ये इसकी क्या होती हैं, तीन फेजेस होते हैं। और ये चीज़ याद रखिएगा कि कंप्यूटर के अंदर ना दो चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, एक होता है हमारे पास मेन मेमोरी और एक होता है हमारे पास सीपीयू। सीपीयू को क्या बोलते हैं, इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, और मेन मेन मेमोरी क्या होती है हमारे पास, इट इज़ द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। पहले हम सीपीयू की बात कर लेते हैं। सीपीयू क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसे हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा होता है। देखिए, अगर जिस तरह एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान के पास अगर दिमाग नहीं होगा तो वो कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकेगा। देखिए, हम मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो वो सारी की सारी प्रोसेसिंग किसके ज़रिए हो रही है, ब्रेन के ज़रिए हो रही है। ठीक है, हमारा ब्रेन हमें ये चीज़ कहता है तो हम उसके अकॉर्डिंगली टास्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जिस तरह देखो, हमारा ब्रेन कहता है कि हमारे माइंड में ख्याल आता है कि हमने जैसे कि खाना खाना है, ठीक है, तो हमारे ब्रेन ने क्या किया, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, और हमारे जो बॉडी के अदर पार्ट्स हैं, जिस तरह हैंड है, उनके ज़रिए क्या किया, उस टास्क को परफॉर्म किया। जिस तरह हमने खाना खाया, किसके ज़रिए खाया, हैंड के ज़रिए। इसी तरह सीपीयू है, सीपीयू का करता है, प्रोसेसिंग करता है और कंप्यूटर के अदर पार्ट्स से वर्किंग करवाता है, इनपुट एंड आउटपुट की। अब यहाँ पे है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोसेसर। इसका दूसरा नेम क्या होता है, प्रोसेसर। एक कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट सीपीयू। अगर कंप्यूटर के अंदर सीपीयू नहीं होगा, अगर देखें, अगर कंप्यूटर का दिमाग ही नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता।
ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तमाम के तमाम कंप्यूटर के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लाजमी होता है। अगर किसी के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है तो वो कंप्यूटर कोई भी एक्टिविटीज़, कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। अब सीपीयू होता किस तरह का है और ये किस जगह पे होता है? सीपीयू की जो जगह होती है वो कहाँ पे होती है? मदरबोर्ड के ऊपर। सीपीयू को कहाँ पे लगाया जाता है? मदरबोर्ड के ऊपर। और एक चीज़ याद रखना, सीपीयू एक हार्डवेयर है जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर के बारे में हमने ये चीज़ पढ़ा था ना, ऐसी चीज़ें जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं वो बेसिकली क्या होती हैं? हार्डवेयर। उसके बाद सीपीयू परफॉर्म ऑल ऑपरेशन ऑन डाटा। जो सीपीयू परफॉर्म करता है तमाम के तमाम ऑपरेशन किसके ऊपर? डाटे के ऊपर। डाटे के ऊपर तमाम ऑपरेशन परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, और उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करता है जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से काम परफॉर्म कर रहा होता है। जिस तरह हम क्या करते हैं, मैं कंप्यूटर को कहता हूँ कि 2+2 क्या करो, मुझे इसका रिज़ल्ट कैलकुलेट करके दो, तो मैं 1000 दफ़ा भी करूँगा तो क्या होगा, उसका रिज़ल्ट 4 ही आएगा। कभी भी वो रॉन्ग रिज़ल्ट नहीं देगा, क्योंकि उसने यहाँ पे लिखा हुआ सीपीयू परफॉर्म ऑल ऑपरेशन। सीपीयू परफॉर्म करता है तमाम के तमाम ऑपरेशन ऑन डाटे, डाटे के ऊपर अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। किसके अकॉर्डिंगली? जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इंस्ट्रक्शन हमने क्या दिए उसे? 2+2 हमें करके दो, मतलब 2+2 हमें करके दो, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 4 ही आएगा। इट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है एंड टेल्स अदर पार्ट, ये इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है एंड टेल्स अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर व्हाट टू डू, और कंप्यूटर के दूसरे पार्ट को बताता है कि काम को किस तरह करना है। जिस तरह मैंने पहले खाने की एग्जांपल दी है, हमारे माइंड में एक ख्याल आता है कि हमने क्या करना है, खाना खाना है, तो माइंड क्या करेगा, पहले सोचेगा, ठीक है, कि ये काम किस तरह होगा। उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, हमारी बॉडी के जो अदर पार्ट्स हैं उनसे क्या करवाएगा, काम करवाएगा कि हमने खाना किसके ज़रिए खाना है, हैंड के ज़रिए। इसी तरह सीपीयू है, ठीक है, ये एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शंस को और कंप्यूटर के पार्ट्स को बताएगा कि आपने, जिस तरह हमने प्रिंटर निकालना है तो वो प्रिंटर को बताएगा कि ये वाला इसके ऊपर प्रोसेसिंग हो गई है, इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो गई है और अब प्रिंट निकाल के दो। इसी तरह हम जिस तरह सॉन्ग प्ले करते हैं, पहले क्या होगी, सॉन्ग के ऊपर प्रोसेसिंग होगी, जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी और वो अपने पार्ट्स को बताएगा इसे एग्जीक्यूट कर दो, इसके ऊपर वर्किंग कर दो, तो फिर हम स्पीकर के ज़रिए उसकी क्या आएगी, आवाज़ आएगी। इसी तरह स्कैनर है, स्कैनर के ऊपर हम क्या करते हैं, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो बेसिकली कौन करवा रहा होता है, प्रोसेसर करवा रहा होता है। इसी तरह जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उन सब से वर्किंग किसने करवानी होती है, सीपीयू ने। उसके बाद ये नीचे इसकी डायग्राम देखें, इसकी डायग्राम में क्या होता है, हमारे पास सीपीयू जो होता है ना, सीपीयू की शेप इस तरह से होती है और ये सीपीयू कहाँ पे होता है, मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, ठीक है। इसकी मैं नॉर्मली बता देता हूँ कहाँ पे होता है। जैसे ही हम सिस्टम यूनिट को ऑन करते हैं, सिस्टम यूनिट को ऑन करके उसके अंदर ना एक फ़ैन लगा होता है, ठीक है, मदरबोर्ड के ऊपर। जैसे ही हम फ़ैन को उठाते हैं तो फ़ैन को उठाने के बाद ना फैन के नीचे ना एक स्ट्रिप होगी, जैसे ही हम स्ट्रिप को प्रेस करके अप करेंगे तो उसके नीचे जो इसका पार्ट्स होगा ना वो इस तरह का होगा, सीपीयू का। देखें इसके ऊपर इसका मॉडल लिखा हुआ है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसकी ऊपर वाली साइड होती है सीपीयू की और ये इसकी नीचे वाली साइड होती है, ठीक है। ये दो चीज़ें नहीं है, ये प्रोसेसर एक ही है, ये इसकी नीचे वाली साइड है और ये इसकी ऊपर वाली साइड है। जो इसकी नीचे वाली साइड है वो मदरबोर्ड की साइड पे लगती है, मतलब मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है, और ये जो ऊपर वाली साइड है ये ऊपर ऊपर की जानिब होती है मदरबोर्ड के, और ये वाली साइड है नीचे की जानिब मदरबोर्ड के। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके दो मेन यूनिट जो हमने कल भी डिस्कस किए थे। फर्स्टली इसका यूनिट है ALU और सेकंड इसका यूनिट कौन सा, कंट्रोल
यूनिट। ALU का मैंने क्या बताया था, इसके दो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिस तरह ALU और CU। ALU काम क्या परफॉर्म करता है, ALU पार्ट होता है CPU का। ये दो तरह के काम परफॉर्म करता है, एक परफॉर्म करता है अर्थमेटिक यूनिट को, और सेकेंडली कौन से, लॉजिक यूनिट को। अर्थमेटिक यूनिट के बारे में मैंने बताया था, अर्थमेटिक जितनी भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कैलकुलेशन और मल्टीप्लिकेशन होती है, वो सारी की सारी किसके ज़रिए होती है, अर्थ कंप्यूटर का कौन सा पार्ट परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक यूनिट। और जिस तरह हमारे पास आ जाता है कि दो वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है, या वैल्यू इक्वल है या नॉट इक्वल है, ये कौन सा पार्ट परफॉर्म करता है, ALU का लॉजिक यूनिट। अब हम इसको पढ़ के देखते हैं, मजीद इसके बारे में बताता हूँ। ALU इज ए पार्ट ऑफ CPU। ये किसका पार्ट होता है, CPU का। एक्चुअल एग्जीक्यूशन मतलब जो नॉर्मली एग्जीक्यूशन होती है, टेक प्लेस इन दिस पार्ट। तमाम की तमाम जो नॉर्मली एग्जीक्यूशन होती है वो किस हिस्से में होते हैं, ALU में। कौन सी नॉर्मल एग्जीक्यूशन होती है, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट की। ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन ALU। तमाम के तमाम अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म होते हैं, ALU में। इट कंसिस्ट ऑफ टू यूनिट। इसके दो यूनिट होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक यूनिट और सेकंड कौन सा होता है, लॉजिक यूनिट। सबसे पहले है इसका फर्स्ट पार्ट ALU का अर्थमेटिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट ऑफ ALU, ये किसका यूनिट होता है, ALU का। परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन। बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन कौन से होते हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। जितनी भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है, ये तमाम की तमाम किस में परफॉर्म होती है, अर्थमेटिक यूनिट में। और अर्थमेटिक यूनिट किसका पार्ट है, ALU का। और ALU किसका पार्ट है, CPU का। उसके बाद हमारे पास ALU का सेकंड पार्ट आ जाता है, लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट का मैंने आपको पहले भी बताया है कि दो वैल्यूज़ के दरमियान, दो या दो से ज़्यादा वैल्यू के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए, उनका इक्वल चेक करने के लिए, उनका नॉट इक्वल चेक करने के लिए, ये सारी की सारी फंक्शनलिटीज़ किस में परफॉर्म होती है, लॉजिक यूनिट में। जिस तरह मैं कहता हूँ, मैं कंप्यूटर का 2 नंबर देता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे ये बताओ कि इसमें स्मॉलर कौन सा है और ग्रेटर कौन सा है। मैंने एक उसे नंबर दे दिया 10 और एक उसे दे दिया 5। अब मैं कहता हूँ इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है ग्रेटर देन का। पहले मैंने कौन सा दिया था, 10 का, और बाद में कौन सा दिया था, 5 का। अब यहाँ पे चेकिंग होगी कंडीशन 10 ग्रेटर देन 5, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। तो वो बता देगा कि नंबर इज 10 ग्रेटर और 5 इज लेस। अब इस तरह की जो वर्किंग होगी वो किस में परफॉर्म होगी, लॉजिक यूनिट में। लॉजिक यूनिट ऑफ ALU परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन लाइक कंपेयरिंग टू डाटा आइटम। दो डाटा आइटम्स को कंपेयर करने के लिए टू फाइंड, और फाइंड करते हैं विच डाटा आइटम इज, और कौन सा डाटा बड़ा है या इक्वल टू है या लेस देन दी अदर। मतलब जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है जिसमें हम चेक करते हैं ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल देन, तो वो सारी की सारी किस्में होती है लॉजिक यूनिट में। उसके बाद CPU का हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाता है। देखें यहाँ पे मैंने सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बेसिकली क्या होता है, CPU का सुपरवाइजर होता है, मतलब हमारे ब्रेन का सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर क्या होता है कि जिसने तमाम की तमाम जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है CPU के अंदर, उस सारी को देखना होता है, और इसके अलावा मेन मेमोरी से डाटे को लेके आना होता है। ये काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का। जिस तरह मैंने आपको कल भी इसके बारे में डीपली बताया था, कंट्रोल यूनिट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ CPU। ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसका, CPU का। इट एक्ट्स लाइक एज ए सुपरवाइजर। जिस तरह मैंने आपको बताया था, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर सुपरवाइजर का काम क्या होता है कि उसके नीचे जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन सबको, उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको देखना। इसी तरह कंप्यूटर्स के अंदर सुपरवाइज़र का काम क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी नॉर्मली वर्किंग हो रही होती है
उस सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और मैनेज करना बेसिकली किसका काम होता है, कंट्रोल यूनिट का। उसकी रीज़न क्या है कि ये कंप्यूटर का सुपरवाइज़र होता है और ये किसका पार्ट है, सीपीयू का। उसके बाद इट परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन, ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इट फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी। फैच का मतलब क्या होता है, लेके आना। पहले तो इसका काम है कि ये मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को लेके आता है, और सेकंड इसका काम है इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। और सेकंडली क्या करता है, ये एग्जीक्यूशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जितने भी इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन हो रही होती है उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसकी रीज़न क्या है कि ये कंप्यूटर का क्या होता है, हमारे पास सुपरवाइज़र होता है। देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो जाता है, कवर हो जाता है सीपीयू का, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आपने इसे अच्छी तरह से करना है। आपने बुक को सामने रखना है और ये चीज़ें सारी बुक के अंदर ही हैं। ठीक है, आप चाहे बुक से कर लें या आप यहाँ से कर लें, जो मैं आपको वीडियोस भेजूंगा। अगर वीडियोस को देख के बुक को सामने रखेंगे तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगी कि कहाँ से लेके कहाँ तक करना है। ये मैंने बुक के अंदर से लिखे हुए हैं सेंटेंसेस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन मेमोरी। बच्चा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेन मेमोरी बेसिकली हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी हमारे पास दो तरह से होती है। एक होती है हमारे पास रैम और एक होती है हमारे पास रोम। जस्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रैम की। ठीक है, हम यहाँ पे रैम की बात करेंगे। तो रैम का मैंने क्या बोला है, रैम हमारे पास क्या होती है, इट इज़ द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। मतलब ये कंप्यूटर का क्या होती है, ये दिल होती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि तमाम की तमाम जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सीपीयू किससे लेता है, रैम से लेता है। और जैसे ही सीपीयू रैम से डाटा लेगा वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, रीड का। और जैसे ही वो उसको परफॉर्म कर लेगा तो वो दोबारा किस में चली जाएगी, रैम के अंदर। तो बेसिकली इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, राइट का ऑपरेशन। अच्छा मैं ना रैम को टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना आपको चंद दो तीन चीज़ें बता दूं। देखिए बच्चे, सबसे पहले तो ये है, अगर हमारे सिस्टम के अंदर लगी हुई है हमारे पास 2 GB की रैम। ठीक है, अब 2 GB की रैम लगी हुई है तो उस 2 GB की रैम के अंदर हमने अगर एक गेम प्ले करनी है, उस गेम की मेमोरी है कितनी, 5 GB। तो क्या वो प्ले हो जाएगी, जी बिल्कुल होगी। अब वो कैसे प्ले होगी, उसकी रीज़न क्या होती है, रैम। देखिए गेम किस में पड़ी हुई है, हार्ड डिस्क में स्टोर हुई है, और मेन मेमोरी क्या है हमारे पास, 2 GB। अब अगर उस गेम को प्ले करना है, उस गेम को प्ले करने के लिए क्या होगा हमारे पास, वो सारी की सारी 5 GB की जो मेमोरी है वो एक ही दफ़ा लोड होके मेन मेमोरी के अंदर नहीं आ जाएगी। उसका उतना पार्ट्स मेन मेमोरी में लोड होता है जितनी उसने सीपीयू ने एग्जीक्यूशन करनी होती है। जैसे जैसे सीपीयू, सबसे पहले डाटा आएगा रैम में, रैम से किस में आएगा, सीपीयू में। अब सीपीयू जैसे जैसे उसकी एग्जीक्यूशन कर रहा होता है वो वैसे वैसे मेन मेमोरी पीछे से हार्ड डिस्क से उसको लोकेट कर रही होती है, उसे एक्सेस कर रही होती है। और जैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, सीपीयू परफॉर्म कर लेता है, सीपीयू दोबारा राइट कर देता है उसको मेन मेमोरी में, और फिर मेन मेमोरी से दोबारा डाटा किस में चला जाता है, हार्ड डिस्क में। इसी तरह न्यू डाटा अगेन लोड होता है किस में, रैम में, और रैम से फिर किस में आता है, सीपीयू में। इसी तरह जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाता है वो वापस रैम में चला जाता है, और फिर रैम से अगेन हार्ड डिस्क में। जिस तरह हमारे पास मूवी होती है, जो जो मूवी हम प्ले करते जाते हैं वो रैम में लोड होती है और रैम से सीपीयू में, और जैसे ही हम वॉच कर लेते हैं वो सीपीयू से वापस किस में चली जाती है, रैम में, और रैम से अगेन हार्ड डिस्क में। इस तरह इसकी कंप्यूटर के अंदर वर्किंग होती रहती है। और एक कंप्यूटर कभी भी रैम के बगैर वर्क नहीं कर सकता। ये जाना जाता है वर्किंग एरिया ऑफ ए कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के अंदर जितनी भी वर्किंग हो रही होती है वो सारा का सारा डाटा रैम से पास होके देन सीपीयू में
आता है। अब यहाँ पे इसको पढ़ के देखते हैं। मेन मेमोरी इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा। देखिए, कल भी मैंने वॉन न्यूमन का जब आर्किटेक्चर पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने क्या बोला था कि मेन मेमोरी के अंदर दो चीज़ें स्टोर होती हैं, एक होती है प्रोग्राम और एक क्या होता है, डाटा। उसकी रीज़न क्या है कि वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर हमें ये चीज़ कहता है कि जो मेन मेमोरी होती है, एक ही मेन मेमोरी के अंदर प्रोग्राम और डाटे को स्टोर करना है। लेकिन जो मैंने हार्वर्ड की एग्जांपल दी, हार्वर्ड हमें ये कहता था कि प्रोग्राम के लिए सेपरेट मेमोरी हो और डाटे के लिए सेपरेट हो। लेकिन जो जितने भी आजकल मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं, उनके अंदर जो आर्किटेक्चर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो न्यूमन का आर्किटेक्चर, जिस वजह से मेन मेमोरी के अंदर ही प्रोग्राम स्टोर होगा और मेन मेमोरी के अंदर ही डाटा स्टोर होगा। इट इज़ आल्सो नोन एज वर्किंग एरिया ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इसको बोलते हैं कंप्यूटर का वर्किंग एरिया, ठीक है, जहाँ पे जितनी भी एग्जीक्यूशन हो रही होती है वो सारी की सारी रैम से पास हो रही होती है। उसके बाद है, ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट मेन मेमोरी। क्यों नहीं वर्क करेगा? क्योंकि ये कंप्यूटर का क्या होता है, हार्ट होता है। जिस तरह एक इंसानी हार्ट होता है, एक इंसान के पास अगर हार्ट नहीं होगा तो वो इंसान लिव नहीं रह सकता, वो जिंदा नहीं रह सकता। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जब मेन मेमोरी नहीं होगी तो कंप्यूटर तो डेड होगा, वो तो चलेगा ही नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी डायग्राम, मेन रैम, ये है रैम, ये रैम की पिक्चर है। और ये रैम की जो पिक्चर है ये किसके ऊपर लगती है हमारे पास, इसको बोलते हैं रैम की चिप। इसको हम कहाँ पे लोकेट करते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर इसकी स्लॉट बनी होती हैं, ठीक है। और इन उन स्लॉट के अंदर हम इसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इसके अंदर डिफरेंट साइजेस आ जाते हैं, 1 GB, 2 GB, इसके अलावा हमारे पास 4 GB, इसके अलावा हमारे पास 8 GB, मतलब डिफरेंट साइजेस की मिल जाती है, ठीक है। अच्छा बच्चे, एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपने सिस्टम बाई करने जाना है तो आपने दो चीज़ें याद रखनी है। अगर आपने 4 GB की रैम लगवानी है तो उसके अंदर आपने 2-2 GB की दो रैम नहीं लगवानी है, आपने 4 GB की एक ही रैम लगवानी है। उसकी रीज़न क्या होती है, मदरबोर्ड के अंदर दो स्लॉट होती हैं रैम को लगाने की, इस चिप को लगाने की। तो इन फ्यूचर अगर हमने 4 GB से ज़्यादा रैम को बड़ा करना पड़ेगा, तो अगर आपने पहले ही 2-2 GB की दो लगा ली हैं तो उस केस में क्या होगा, आप रैम को नहीं बढ़ा सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वो दो को बाय सेल करना पड़ेगा, देन फिर बड़ी रैम को बाय करना पड़ेगा। तो उस केस में कभी भी आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। आपने जब भी रैम लगवानी है तो वो बड़ी लगवानी है और एक ही लगवानी है। देखिए, अगर एक लगी होगी 4 GB की, इन केसेस इन फ्यूचर आपने 2 GB और लगानी है तो वो फिर सेकंड स्लॉट में वो 2 GB लग जाएगी। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर आ जाता है मेन मेमोरी का। मेन मेमोरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली, मैं आपको पहले इसकी रीडिंग कर ले, देन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेन मेमोरी इज द मॉडर्न कंप्यूटर इज बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ ए चिप। मतलब जितने भी आजकल कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें मेन मेमोरी किस तरह से होती है, इस तरह से एक चिप की फॉर्म होती है। जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम बताई है, ये एक चिप की फॉर्म में होती है। उसके बाद द चिप इज मेड ऑफ ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। और ये चिप के अंदर क्या यूज होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये देखिए, ये गोल्डन कलर की एक लाइन से आपको नजर आ रही है। बेसिकली ये क्या होता है हमारे पास, सेमीकंडक्टर मटेरियल। द चिप कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड और मिलियंस ऑफ सेल। इस चिप के अंदर थाउजेंड और मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। हर सेल्स के अंदर स्टोर होता है 1 बिट। देखिए, ये नीचे मैंने बनाया हुआ है इसका डायग्राम, ये एक ब्लॉक है, ठीक है। इसके अंदर देखो, यहाँ पे जो जीरो लिखा हुआ है ना, ये वाला एक, ये जो बॉक्स है, बेसिकली एक बॉक्स क्या होता है, एक सेल होता है। इसी तरह ये जो 1 लिखा हुआ है, ये भी क्या है, एक सेल होता है। और इन सेल्स के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, बिट की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। एक सेल्स के अंदर क्या होता है, एक बिट होता है। ये चीज़ याद रखनी है। ईच सेल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ईच सेल कैन स्टोर 1 बिट। और इस चिप के अंदर
कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड और मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था डाटा इनकोडिंग के अंदर भी मैंने क्या पढ़ा था, 4 बिट कोड के अंदर हमने क्या पढ़ा था, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्यों पढ़ा था, 0 से लेके 3 तक। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे भी 0 से 3 तक जब होगा, सॉरी, डाटा इनकोडिंग तकनीक में हमने पढ़ा था, फर्स्टली जो इसकी टाइप थी वो थी हमारे पास बीसीडी कोड। बीसीडी कोड के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी 4 बिट कोड। तो 4 बिट कोड के अंदर हम 2 की पावर जब 4 करते थे वो क्या आता था 16 आता था, तो उसको हम 15 इस वजह से लिखते थे, तो एक ज़ीरो भी कंसीडर करना है। इसी तरह जब यहाँ पे 8 बिट हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 बिट। 8 बिट को जब करना होगा तो वो 0 से कितने सेल बनेंगे इसके, 7 तक, क्योंकि जब 0 भी इंक्लूड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पे इसको पढ़ के देखते हैं ना, दिस सेल इन मेन मेमोरी और लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड एज ग्रुप ऑफ 8 बिट। ये जो सेल होते हैं मेन मेमोरी में, इनको लॉजिकली तौर पे ऑर्गेनाइज किया गया है ग्रुप ऑफ 8 बिट। देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए 0 से लेके 7 तक जब काउंट करेंगे तो ये ग्रुप ऑफ कितने का बन जाएगा, 8 बिट। तो 8 बिट मिलके क्या बनाएंगे, 1 बाइट। एक रो के अंदर क्या होता है हमारे पास, 1 बाइट होता है। 1 ग्रुप ऑफ 8 बिट इज नोन एज 1 बाइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी सेल होंगे वो क्या होगा हमारे पास, 1 बाइट। ईच बाइट इन मेमोरी इज असाइंड एज यूनिक नंबर। हर बाइट को क्या दिया जाता है, एक यूनिक नंबर दिया जाता है। देखें अगर मैं फर्स्टली बाइट की बात करूँ तो इसका यूनिक नंबर क्या है, 0। और हर सेल का भी एक यूनिक नंबर होता है। देख अगर मैं यहाँ पे इस सेल्स के अंदर चेक करूँ डाटा कौन सा है, तो इसका इस डाटे का यूनिक नंबर क्या होगा, 4, सेल नंबर 4 और यहाँ पे 0। मतलब ये कह लें कि रो 1 में सेल नंबर 4 और कॉलम 1 में सेल नंबर 0। तो ये क्या हो गया, इसका यूनिक नंबर हो गया। इस तरह मैं यहाँ पे इस सेल का एड्रेस चेक करना चाहूँ तो क्या होगा, रो 2 में सेल नंबर 3 और कॉलम 1 में सेल नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिक। मतलब 3 और 1, 3 और 1 किसी और जगह पे आपको इसका सेल नंबर नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा। देखिए पहले रो का देखना है, 3 और 1। तो ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा इस ब्लॉक के अंदर। तो ये बेसिकली क्या होता है, यूनिक नंबर होता है। यूनिक नंबर देने का पर्पस क्या होता है, देखिए जब सीपीयू के अंदर क्या होता है हमारे पास है, सीपीयू जैसे ही रैम से डाटा लेता है, ठीक है, किस बस के लिए ज़रिए लेता है, डाटा बस के ज़रिए। तो पहले उसने वो डाटा लेने से पहले क्या करना होता है, एड्रेस चेक करना होता है कि रैम में किस जगह पे क्या पड़ा हुआ है, डाटा पड़ा हुआ है। अब उसने जिस एड्रेस से डाटा लेना होता है सीपीयू ने मेन मेमोरी से, तो उस एड्रेस का एक स्पेसिफिक यूनिक नंबर भी होता है। तो जिस स्पेसिफिक यूनिक नंबर से वो डाटे को रीड करेगा, तो जब सीपीयू अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो अगेन उसने उस जगह पे डाटे को क्या करवाना है, राइट भी करवाना है। तो बेसिकली उसका पर्पस क्या होता है यूनिक नंबर देने का, जिस जगह से डाटे को लेके आना है उसी जगह पे वापस उसको क्या करना है, रिटर्न करना है। तो बेसिकली ये पर्पस होता है यूनिक नंबर देने का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मज़ीद नहीं समझ आएगी तो वो मुझे बता देना आपने। उसके बाद डाटा एक्सेसिंग इन मेन मेमोरी। ये मैंने आपको पहले भी बताया, मेन मेमोरी से डाटे को किस तरह एक्सेस करते हैं और कौन करता है, सीपीयू करता है। मेन मेमोरी इज सीक्वेंस ऑफ बाइट। देखिए इसके अंदर क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ बाइट। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, एक बाइट यहाँ तक। इसी तरह यहाँ पे भी एक बाइट है, ये भी क्या हमारे पास एक बाइट है। इसी तरह नीचे वाली रोज में भी सारे क्या हमारे पास बाइट हैं। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने इस सेल का एड्रेस चेक करना है, तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा, 5
इस सेल का एड्रेस क्या होगा हमारे पास 5 और यहाँ पे क्या होगा 1। बेसिकली ये क्या है, यूनिक नंबर है, इनके अंदर जो भी डाटा पड़ा होगा वो हम क्या कर लेंगे, फैच कर लेंगे। किसके ज़रिए फैच करेंगे, सीपीयू के ज़रिए। सीपीयू एंड अदर कंपोनेंट कैन एक्सेस, सीपीयू और जो उसके दूसरे कंपोनेंट है डाटा को एक्सेस करते हैं एनी बाइट, किसी भी बाइट को मेन मेमोरी से डाटा को एक्सेस करते हैं बाय स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस। एड्रेस का कैसे पता चलेगा, पहले रैम को देखना है, यहाँ पे क्या 5 है, रो नंबर 2 में क्या है 5, और यहाँ पे इसका कॉलम क्या है 1। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसका जो यूनिक एड्रेस है वो क्या 5 और 1। और यहाँ से डाटे को लेके आएगा 5 1 से। जब सीपीयू 5 1 से डाटे को लेके आएगा तो जैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, अगेन इसी सेल में डाटे को रिटर्न करेगा। अगर इसी सेल में डाटे को रिटर्न नहीं करेगा तो उसकी जो सीक्वेंस स्पीड है, जो सीक्वेंस एग्जीक्यूशन है वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। डिफरेंट बाइट्स कैन बी एक्सेस रैंडमली, हम किसी भी बाइट को इस मेन मेमोरी के अंदर किसी भी बाइट को रैंडमली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सीपीयू किसी भी बाइट को रैंडमली एक्सेस कर सकता है। नो मैकेनिकल मूवमेंट, बेसिकली ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है तो इसके लिए मैकेनिकल मूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसने जितनी भी प्रोसेसिंग करनी होती है वो क्या करनी होती है, इलेक्ट्रॉनिकली, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइस है। नो मैकेनिकल मूवमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन डाटा इज एक्सेस, जब हम डाटे को एक्सेस करते हैं कहाँ से, मेन मेमोरी से, कोई भी मैकेनिकल मूवमेंट हमें रिक्वायर करने की ज़रूरत नहीं होती। डैट इज़ वाई, इसी वजह से जो मेन मेमोरी है वेरी फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोरेज डिवाइस। अदर स्टोरेज डिवाइस कौन सी हैं, हार्ड डिस्क, डिस्क ड्राइव एंड एनी अदर। जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उन सब से जो फास्टेस्ट मेमोरी है वो बेसिकली क्या होती है हमारे पास, मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी की बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं, दो टाइप्स होती हैं, एक होती है रैम और सेकेंडली क्या होती है हमारे पास, रोम। ये इंशाल्लाह हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपने इस लेक्चर्स को अगेन एंड अगेन अच्छी तरह से रिव्यू करना है। अगर स्टूडेंट्स आपको किसी भी चीज़ की नहीं समझ आएगी तो वो मेरे से आपने ग्रुप्स में पूछ लेना है या टेक्स्ट करके पूछ लेना है। और इसके अलावा ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं पढ़ा तो आपने उसे लाजमी रिव्यू करना है। और जब भी आप कोई भी लेक्चर पढ़ रहे होते हैं तो आपने सामने बुक रख के लाजमी इसको देखना है। ये सारी चीज़ें मैंने बुक्स के अंदर से लिखी हुई हैं और इस वजह से लिखी हुई हैं ताकि आपको लिखने में, असाइनमेंट बनाने में, पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। होप सो आपको समझ आ गई होगी कल वाले लेक्चर की भी और आज वाले लेक्चर की भी। उम्मीद है कि नेक्स्ट हम जो है ना कल डिस्कस करेंगे रैम एंड रोम। मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी, तो आज वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इस लेक्चर्स को ध्यान से समझना। ये बेसिकली क्या है, चैप्टर नंबर 5 की बेस है, कल वाला लेक्चर भी और जो आज हमने पढ़ा। ओके, अल्लाह हाफिज़।